नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है हवेली का श्राप। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं हर जगह की अपनी एक आत्मा होती है और अगर उस आत्मा के साथ कभी अन्याय हुआ हो तो वह जगह कभी चैन से नहीं रहती। कभी इस जगह पर राजाओं का राज्य था। विशाल फाटक, सोने की नक्काशी वाला दरबार, संगमरमर के फर्श पर चलती रेशमी पोशाकों की सरसराहट और छत से लटकते भारी भरकम क्रिस्टल के झूमर जिनकी रोशनी पूरी हवेली को दिन की तरह जगमगा देती थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। आखिरी राजा के देहांत के बाद उनके वारिस विदेश चले गए। हवेली का दरवाजा बंद हुआ और जैसे समय भी यहीं रुक गया। साल गुजरते गए। बड़े बड़े फाटक अब जंग से ढक गए। लकड़ी की नक्काशी पर दीमक का कब्जा हो गया और झूमरों की जगह छत से अब मकड़ी के जाले लटकने लगे। गांव के लोग कहते हैं जब से हवेली वीरान हुई है रात में उसकी ऊपरी मंजिल पर रोशनी जलती है और कोई अदृश्य हाथ उन टूटी खिड़कियों से पर्दे हिलाता है। कुछ का कहना है कि उन्होंने आधी रात को हवेली के अंदर से बांसुरी की धुन सुनी है, लेकिन उसमें कोई मिठास नहीं बल्कि ऐसी ठंडक है जो रूह तक को जमा दे। गांव का कोई भी आदमी चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों न हो, सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास से नहीं गुजरता, क्योंकि उन्होंने देखा है अंधेरे में हवेली की टूटी खिड़कियों के पीछे से एक औरत की परछाई जो चुपचाप खड़ी रहती है बिना पलक झपकाए, और कहते हैं जो भी उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देख ले वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। बारिश का मौसम था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में मिट्टी और सीलन की गंध थी। गांव की संकरी और ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होकर एक सफेद एसयूवी धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठी उर्मिला खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर हल्की सी चिंता। पति की मौत के बाद यह उसकी पहली लंबी यात्रा थी। उसके बगल में उसका 8 साल का बेटा सिर टिकाए बैठा था और हाथ में अपने खिलौना कार को धीरे धीरे चला रहा था, जैसे उसे इस जगह से कोई मतलब ही नहीं। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, हवेली पास ही है, लेकिन एक बात कहूं, वहां के बारे में गांव में कई अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। उर्मिला ने हल्की मुस्कान दी। अजीब बातें? मतलब भूत प्रेत वाली कहानियां? ड्राइवर ने नजरें झुका लीं। हमारे यहां लोग रात में उस तरफ नहीं जाते। कहते हैं पुरानी हवेली में कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। कार जैसे जैसे हवेली के करीब पहुंच रही थी, हवा का दबाव बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, जैसे फुसफुसा रही हों। आखिरकार हवेली का ऊंचा सा लोहे का फाटक सामने था। उस पर काई जम चुकी थी और बीच बीच में जंग के लाल धब्बे साफ नजर आ रहे थे। उर्मिला ने दरवाजा खुलते ही पहली बार हवेली को देखा। वो इतनी विशाल थी कि पहली नजर में डर और हैरानी दोनों पैदा करे। ऊपर की मंजिलें अंधेरे में डूबी थीं और टूटी खिड़कियों के पीछे सिर्फ काला सन्नाटा था, मानो अंदर कोई देख रहा हो। बेटे ने धीरे से कहा, मम्मी, ये घर हमें देख रहा है? उर्मिला चौंक गई। क्या मतलब? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाली खिड़की से कोई हमें देख रहा है। उर्मिला ने ऊपर नजर डाली। टूटी खिड़की के पीछे एक हल्की सी हरकत नजर आई, जैसे पर्दे का कोना हिला हो, लेकिन हवा का रुख उस तरफ था ही नहीं। उसने मन ही मन सोचा, शायद वहम होगा। गांव के कुछ लोग जो हवेली के पास काम करने आए थे फाटक पर खड़े थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, उर्मिला को देखते ही बोला, बिटिया, यहां कदम सोच समझ कर रखना। ये हवेली जितनी दिखती है उतनी खाली नहीं है।
उर्मिला ने उनकी बात नजरअंदाज करने की कोशिश की और फाटक के अंदर चली गई। अंदर कदम रखते ही हवेली की पुरानी सीलन भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। सीढ़ियों के पास पड़ा टूटा झूमर, दरवाजे की कुंडी पर लटकता मकड़ी का बड़ा सा जाला और फर्श पर बिखरे पुराने पत्ते सब मिलकर ऐसा एहसास कराते थे मानो यहां सालों से कोई इंसान नहीं आया। लेकिन अंदर की ठंडी हवा में कहीं दूर से आती धीमी सी आवाज थी, जैसे किसी ने अभी अभी भारी दरवाजा बंद किया हो। हवेली में आए 2 दिन हो चुके थे। दिन के समय मजदूर साफ सफाई में लगे रहते और उर्मिला अपने बेटे के साथ पुराने कमरों को देखती। रात होते ही हवेली जैसे बदल जाती। गलियारों में कदमों की आहट, छत से आती हल्की ठक ठक की आवाजें और कहीं दूर से बहती ठंडी हवा में आती सीलन की गंध। उस रात हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उर्मिला अपने कमरे में बेटे के साथ बिस्तर पर थी। पुराना लकड़ी का पंखा छर्र छर्र की आवाज के साथ घूम रहा था। बाहर खिड़की के पार आकाश में बिजली चमक रही थी, जिसकी सफेद रोशनी हर कुछ सेकंड में कमरे को जगमगा देती। और फिर वापस अंधेरा। अचानक धड़ाम, एक जोरदार टकराने की आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। खिड़की के शीशे पर कुछ तेज से आकर टकराया था। उर्मिला हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? उसने खुद से कहा। उसने लाइट ऑन की और खिड़की के पास गई। जो नजारा उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की में फंसा एक काला बड़ा सा पक्षी था। उसके पंख फैले हुए थे, चोंच अजीब तरीके से खुली हुई और उसकी लाल लाल आंखें अब स्थिर हो चुकी थीं। पंखों से खून की मोटी बूंदें टपककर फर्श पर गिर रही थीं। टप टप टप। खून की हर बूंद की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी ने सन्नाटे में ढोल बजा दिया हो। उर्मिला का गला सूख गया। उसका पहला ख्याल था अपने बेटे को मत जगाना, लेकिन दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से खिड़की खोली और धीरे धीरे उस पक्षी को बाहर धकेल दिया। बारिश में भीगा पक्षी नीचे आंगन में गिरा और उसी पल तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि कमरे के पर्दे पूरी ताकत से फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झटक रहा हो। उर्मिला ने खिड़की बंद की और बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस जगह जा रही थीं जहां खून टपका था। थोड़ी देर में उसने महसूस किया खून की बूंदें धीरे धीरे गायब हो रही थीं, जैसे फर्श ने उन्हें पी लिया हो। उस रात उर्मिला को नींद नहीं आई। बाहर हवेली के गलियारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट आती रही और हर बार जब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती, आवाजें थम जाती। सुबह होते ही उसने मजदूरों को बुलाया और पूछा, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर एक पक्षी टकराकर मर गया। क्या तुम में से किसी ने उसे नीचे देखा? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिला दिया। नहीं मैडम, हमें तो वहां कोई पक्षी नहीं मिला और खून का भी कोई निशान नहीं था। उर्मिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद खून की बूंदें देखी थीं। तो फिर वो कहां गई? सुबह का समय था। हवेली में मजदूर अपने अपने काम में लगे थे। कोई छत पर टूटे टाइल्स ठीक कर रहा था, कोई दीवार से खाई साफ कर रहा था और कुछ लोग पुराने फर्नीचर को बाहर आंगन में जमा कर रहे थे। उर्मिला अपने बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। पुराने धूल भरे टीवी पर कार्टून चल रहा था, लेकिन स्क्रीन पर बार बार झिलमिलाहट हो रही थी, जैसे सिग्नल में कोई दिक्कत हो। उर्मिला ने सोचा शायद यहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तभी ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई, पहले जैसे कोई लकड़ी घसीट रहा हो। फिर अचानक आ एक भयानक चीख ने पूरे हवेली को हिला दिया। उर्मिला चौंक कर उठी और खिड़की की तरफ भागी। नीचे आंगन में एक मजदूर की लाश पड़ी थी। उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था, जैसे कोई उसे ऊपर से फेंक कर मरोड़ दिया हो। कुछ मजदूर इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था ये ऊपर से फिसल गया होगा, दूसरा बोला नहीं, मैंने खुद देखा, ये ऐसे कूदा जैसे किसी ने धक्का दिया हो। उर्मिला सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और सबके बीच खड़ी हो गई। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी। ये हादसा नहीं है, कुछ और है। जैसे ही वह मजदूरों से बात कर रही थी,
अचानक उसे अपने कान के पास कुछ महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य इंसान उसके बेहद करीब आकर फुसफुसा रहा हो। एक ठंडी सांस उसके कान को छूकर गुजरी और एक धीमी खुरदरी आवाज सुनाई दी, अगर अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला का दिल जैसे रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी। उसका बेटा अकेला कमरे में था। वो पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज पुराने लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। कमरे में पहुंचते ही उसका दिल थम गया। उसका बेटा खिड़की पर खड़ा था, बाहर झुककर नीचे देख रहा था, और अगले ही पल उसने पैर उठाया, जैसे कूदने ही वाला हो। नहीं, उर्मिला ने दौड़कर उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन बच्चा अजीब तरह से छटपटा रहा था, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसकी आंखें आधी बंद थीं और होंठों पर बुदबुदाहट। मम्मी, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहे हैं। उर्मिला ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा और गले से लगा लिया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन बच्चे का शरीर ठंडा था, जैसे बर्फ। बाहर हवेली के गलियारे में हवा का एक ठंडा झोंका गुजरा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया, मानो किसी ने अभी अभी खेल शुरू किया हो। और यह तो बस पहला राउंड था। उर्मिला का दिल अब बेचैनी से भर चुका था। मजदूर के गिरने का हादसा, कान में सुनाई दी वह डरावनी फुसफुसाहट और बेटे का अचानक खिड़की से कूदने की कोशिश, ये सब सामान्य नहीं था। उसे अब हवेली का सच जानना ही था। उसी वक्त आंगन के कोने में बैठे एक बूढ़े मजदूर ने उसे आवाज दी, बिटिया, तू यहां नए आई है, लेकिन यह हवेली पुरानी है, बहुत पुरानी। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। अगर जानना चाहती है कि इस हवेली में क्या है, तो अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़। इस हवेली की कहानी एक किताब में कैद है, जो गांव के पुराने सरपंच के घर में रखी है। उर्मिला के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। किताब, सरपंच, और ऐसा क्या है इसमें जो हवेली को जिंदा बना देता है? शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था और गांव की गलियों में पीली धूप बिखरी थी। उर्मिला अपने बेटे का हाथ पकड़कर कच्ची सड़कों से होते हुए सरपंच के पुराने घर की ओर बढ़ी। रास्ते में गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, कुछ डर से, कुछ हैरानी से, जैसे वे पहले से जानते हों कि हवेली में रहना खतरे से खाली नहीं। सरपंच का घर हवेली जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उतना ही पुराना जरूर था। लकड़ी का भारी दरवाजा, जिसकी कुंडी पर मोटी जंजीर लटकी थी। दरवाजा खटखटाते ही एक मध्यम उम्र का आदमी बाहर आया। सरपंच का बेटा। जी, क्या चाहिए? उसने ठंडी आवाज में पूछा। उर्मिला ने हिम्मत करके कहा, मुझे सुना है आपके पास हवेली का इतिहास लिखी एक पुरानी किताब है, क्या मैं उसे देख सकती हूं? आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो किताब हर किसी के लिए नहीं है मैडम, उसमें लिखा है तो पढ़ने वाला बदल जाता है। मैं बदलने को तैयार हूं, बस सच जानना चाहती हूं, उर्मिला ने दृढ़ता से कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदमी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। घर के कोने में रखी एक बड़ी लोहे की अलमारी से उसने एक मोटी धूल भरी किताब निकाली। उसका कवर चमड़े का था, किनारों पर फटी हुई सिलाई और बीच में सुनहरे अक्षरों में उकेरा था, राजमहल की परछाइयां। किताब को छूते ही उर्मिला के हाथ ठंडे पड़ गए, जैसे वह किसी ठंडी धातु को पकड़ रही हो। आदमी ने धीमे से कहा, जो इसमें लिखा है वो भूल नहीं पाओगी। पन्ने पीले हो चुके थे और उनसे एक अजीब सी सीलन और धुएं की मिलीजुली गंध आ रही थी। उर्मिला ने पढ़ना शुरू किया। सन 1874 में महाराज विक्रम सिंह के शासन में इस हवेली में सुख समृद्धि का राज था, लेकिन एक दिन रानी के शाही गहने रहस्यमय तरीके से चोरी हो गए। शक हवेली की नौकरानी कमला पर गया, वही जो अपने पति गिरधारी के साथ कई सालों से इस हवेली की सेवा कर रही थी। कमला सुंदर थी, लेकिन उतनी ही गरीब। राजा का मानना था कि उसने ही गहने चुराए हैं और उसकी सजा थी मौत। लेकिन यह मौत साधारण नहीं थी। कमला को हवेली के पिछवाड़े में जिंदा दफना दिया गया,
ताकि उसकी आत्मा हमेशा यहीं कैद रहे। गिरधारी ने यह खबर सुनी तो वह टूट गया। उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी जहां वो रोज पानी भरता था। सिर्फ 1 महीने बाद राजा ने खुद को अपने ही शाही तलवार से खत्म कर लिया और तब से इस हवेली पर सन्नाटा नहीं बल्कि एक अदृश्य चीख का पहरा है। उर्मिला किताब पढ़ते पढ़ते कांपने लगी। उसके मन में एक ख्याल आया, क्या यही आत्माएं मेरे बेटे को अपने पास खींच रही हैं? किताब का आखिरी पन्ना पढ़ते ही उसने महसूस किया कि कमरे की हवा ठंडी हो गई है। पास रखा लालटेन बिना हवा के भी हल्का हल्का हिल रहा था और जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे से देख रहा हो। किताब का आखिरी पन्ना पढ़ते ही उर्मिला का दिल तेज तेज धड़कने लगा। कमरे में अजीब सी ठंड बढ़ रही थी, जैसे किसी ने अचानक बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। उसके बेटे आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मम्मा यहां से चलो, अभी चलो। उर्मिला ने बिना एक पल गंवाए किताब मेज पर रखी और सरपंच के बेटे को धन्यवाद कहकर बाहर निकल गई। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा आसमान में बादल घिर आए थे, चांद की रोशनी गायब हो चुकी थी और हवेली की तरफ से एक दूर की कराहती हुई आवाज हवा में तैर रही थी, जैसे कोई उन्हें वापस बुला रहा हो। घर पहुंचते ही उर्मिला ने बैग उठाया, कुछ कपड़े और जरूरी कागजात डाले, बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, हम अभी यहां से जा रहे हैं। आदित्य कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी हवेली की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने टिक टिक की आवाज से अचानक जोर से बजना शुरू कर दिया। टन टन टन। रात के ठीक 12 बजे थे। उर्मिला ने उसे अनसुना किया, दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य गेट खोला, गेट खुद ब खुद इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा आंगन गूंज उठा। उसने कांपते हाथों से फिर से गेट खोला। इस बार खुला, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, कहीं नहीं जाओगी। वह बेटे को लेकर अपनी पुरानी मारुति वैन में बैठी और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी जैसे तैसे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ी। गांव से निकलते वक्त उसने देखा कुछ औरतें दूर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थीं, सफेद साड़ियों में, बिना हिले डुले, और उनकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। आदित्य ने धीरे से कहा, मम्मा वो हमें देख रही हैं। उर्मिला ने तेजी से गाड़ी मोड़ दी और सड़क पकड़ ली, जो जंगल के किनारे से होकर निकलती थी। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क पर बस गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी और आसपास घना अंधेरा, जिसमें कभी कभी झाड़ियों से अजीब सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं उल्लू की हूहू की आवाज और बीच बीच में लगता जैसे कोई पैरों से गाड़ी के साथ साथ चल रहा हो। लेकिन जब वह शीशे में देखती तो कुछ नजर नहीं आता। अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से वही आवाज आई जो उसने हवेली में सुनी थी, तुम भाग नहीं पाओगी। उर्मिला, उसे लगा जैसे आवाज पीछे की सीट से आ रही हो। उसने तुरंत शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान थे। सड़क एक तीखे मोड़ से गुजर रही थी। जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंची, सामने अचानक एक औरत खड़ी दिखी, लंबा काला घूंघट और हाथ में खून से सना कपड़ा। उर्मिला ने ब्रेक मारी, लेकिन गाड़ी उसके आर पार निकल गई, मानो वह धुंध हो। आदित्य डर के मारे रोने लगा। उर्मिला ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन तभी इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस, बस पास के जंगल से आती कराहने जैसी आवाजें और पत्तों की सरसराहट। उर्मिला ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घुमाते ही हेडलाइट बार बार टिमटिमाने लगी और फिर गाड़ी के शीशे पर किसी ने अंदर से अपने हाथ की 5 उंगलियों के निशान छोड़ दिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने डर से मां की गोद में मुंह छिपा लिया और फुसफुसाया, मम्मा वो बाहर नहीं है, वो हमारे साथ गाड़ी में है। गाड़ी बार बार स्टार्ट करने की कोशिश में उर्मिला का पसीना ठंडा हो चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की हर चमक में सड़क और जंगल के बीच अजीब सी परछाइयां नजर आती, जो अगले पल गायब हो जाती। अचानक
गाड़ी के अंदर तापमान और गिर गया, सांस से धुंध बनने लगी। उर्मिला ने महसूस किया कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। हालांकि वहां किसी का साया भी नहीं था, लेकिन गंध, गीली मिट्टी, सड़े फूल और लोहे जैसी तेज खून की गंध पूरे वैन में फैल चुकी थी। दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये कदम सड़क पर नहीं बल्कि वैन की छत पर पड़ रहे थे। थक थक थक। हर कदम के साथ वैन हल्की सी हिल रही थी। आदित्य कांपती आवाज में बोला, मम्मा, ऊपर कोई है। उर्मिला ने हिम्मत करके ऊपर देखा, लेकिन काले आसमान और टेढ़ी मेढ़ी टहनियों के अलावा कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई बाईं तरफ से गुजरी और गाड़ी के सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा आधा घूंघट में छिपा था। बिजली की चमक में बस इतना दिखा, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उर्मिला ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, वो औरत गायब होकर सीधे बोनेट पर आ बैठी। उसके हाथ कांच पर रगड़ते हुए लाल निशान छोड़ रहे थे, मानो उसने अभी अभी किसी का खून छुआ हो। आदित्य चीख पड़ा, ये हमें जाने नहीं देगी। गाड़ी अचानक पीछे की तरफ चलने लगी, जबकि उर्मिला ब्रेक दबा रही थी, जैसे किसी ने पूरे वैन को अदृश्य रस्सियों से बांधकर हवेली की ओर खींचना शुरू कर दिया हो। सड़क के दोनों किनारों पर अब सफेद साड़ी वाली औरतें खड़ी थीं, दर्जनों। सबके चेहरे एक जैसे, आंखें सफेद और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। वो सब एक साथ फुसफुसा रही थीं, वापस आओ, वापस आओ। अचानक वैन के दरवाजे जोर से खुल गए। एक ठंडा अदृश्य हाथ उर्मिला के बालों में उलझ गया और उसे खींचने लगा। आदित्य को भी किसी ने पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। गाड़ी की हेडलाइट्स टिमटिमाई और अगले ही पल पूरी सड़क गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ वही हवेली थी, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा पास थी। खिड़कियों में जलती पीली आंखें झांक रही थीं, मानो पूरी हवेली जिंदा हो और उन्हें निगलने का इंतजार कर रही हो। एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। वैन का शीशा टूट गया। हवा के साथ दर्जनों सफेद साड़ियां अंदर घुस गईं और फिर सब कुछ काला। उर्मिला अचानक अपनी आंखें खोलती है। वो अपने ही बेडरूम में है। खिड़की से सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही है। पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है। कमरे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। न कोई सफेद साड़ी वाली औरत, न हवेली, न डर। बगल में आदित्य गहरी नींद में सो रहा है। उर्मिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है, जैसे उसने एक बुरा सपना देख लिया हो और अब सब खत्म हो गया हो। वो धीरे से उठती है, पानी पीती है और आईने में अपना चेहरा देखती है, लेकिन तभी उसका दिल एक पल को रुक जाता है। आईने का सच, आईने में उसका चेहरा तो है, लेकिन उसके ठीक पीछे धुंधला सा एक साया खड़ा है। सफेद साड़ी, आधा घूंघट और वही मुस्कान। उर्मिला डर के मारे पलट कर देखती है। कमरा बिल्कुल खाली है। वो वापस आईने की तरफ देखती है और साया अब और पास आ चुका है, उसकी आंखों में सीधा देखता हुआ। उर्मिला घबरा कर आदित्य को जगाने जाती है, बेटा उठो, हमें यहां से। लेकिन जैसे ही उसने बेटे का चेहरा देखा, उसकी आंखें सफेद थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और एकदम उसी आवाज में बोला, वापस आओ। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारें फटने लगीं, खिड़की से काले बादल और हवेली की वही पीली आंखें झांकने लगीं। बिस्तर के नीचे से सफेद हाथ निकलकर उर्मिला के पैरों को पकड़ने लगे। उर्मिला चीखती है, लेकिन उसकी आवाज कहीं गायब हो जाती है, मानो कमरे की हवा ने ही उसे निगल लिया हो। अगले ही पल वो खुद को फिर उसी हवेली के दरवाजे के सामने खड़ी पाती है। वही टूटी खिड़कियां, वही सड़ी गंध और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा है।